Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 8th of August 2021। 8 अगस्त 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। संडे का दिन है। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आप हमको दीजिएगा। पहला सवाल है, सियाचिन ग्लेशियर वन ऑफ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन ग्लेशियर इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस। तो सियाचिन ग्लेशियर इनमें से किसका पार्ट है? ऑप्शंस आर ए लद्दाख, बी जंस्कर, सी काराकोरम या डी ग्रेटर हिमालयास। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कही गई हैं? फर्स्ट इज द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सेकेंड इज द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस। थर्ड इज ऑफिसेज ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन। इनमें से कौन सी चीज़ें मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? ठीक है ना, आपको बताना है। तो ऑप्शंस है आपके सामने, 1 ओनली, 1 एंड 2, 1 एंड 3 या 1, 2 एंड 3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 इज पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द गवर्नर कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है द गवर्नर कैन नॉट ग्रांट पार्डन इन रिस्पेक्ट टू पनिशमेंट और सेंटेंस बाय अ कोर्ट मार्शल। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द गवर्नर कैन नॉट पार्डन द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स। इसके ऑप्शंस आपके सामने, 2 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली या 1, 2 एंड 3। चौथा सवाल है द प्रोविजंस रिलेटिंग टू इमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस प्रिविलेजेस अंडर द सेकंड शेड्यूल। तो सेकंड शेड्यूल आप सबको पता होगा, उसमें प्रिविलेजेस एमोल्यूमेंट्स यानी कि सैलरी अलाउंसेस के बारे में दिया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से ऑफिसर्स हैं जो कि मेंशन्ड है सेकंड शेड्यूल में। ऑप्शंस आर, फर्स्ट है जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, दूसरा है कॉम्पिट्रोनर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तीसरा है द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, चौथा है द स्टेट मिनिस्टर्स, पांचवा है द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट। तो आपको बताना है इन पांचों में से कौन कौन से ऑफिसर्स सेकंड शेड्यूल में मेंशन है। एक और है, सॉरी, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट्स। ठीक है ना, तो आपको बताना है आप कौन कौन से 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5 या 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है ना, तो दीज आर दी ऑप्शंस, दीज आर द 4 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू मेंशन द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन। आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। मूव करते न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। तो पहली जो न्यूज़ है वो है फर्स्ट नेशनल हार्ट फेलियर बायो बैंक। फर्स्ट नेशनल हार्ट फेलियर बायो बैंक जो है वो इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे? श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, फर्स्ट नेशनल हार्ट फेलियर बायो बैंक कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? श्री चित्र तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। अब एक बायो बैंक क्या होता है? एक बायो बैंक होता है कलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स सच एज ब्लड एंड हेल्थ इन्फॉर्मेशन। बायो बैंक इज अ कलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स, फॉर एग्जांपल ब्लड एंड health information. It can be used to understand the molecular pathway and to improve the diagnosis, prognosis and treatment of disease. Obviously बात है, अगर आपके पास बायो बैंक की फैसिलिटी है यानी कि उसका बायोलॉजिकल सैंपल भी है प्लस आपके पास उसकी हेल्थ इन्फॉर्मेशन भी है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं, प्रोग्नोस कर सकते हैं। देन उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज़ भी ईजी हो जाता है। ठीक है ना। नेशनल हार्ट फेलियर बायो बैंक की अगर हम बात करें तो नेशनल हार्ट फेलियर बायो बैंक इज द फर्स्ट हार्ट फेलियर बायो बैंक इन द कंट्री दैट वुड कलेक्ट अप, क्या क्या कलेक्ट करेगा? देखो, ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करेगा, बायोप्सीज कलेक्ट करेगा, क्लिनिकल डेटा कलेक्ट करेगा एंड इट विल बी यूजिंग ऑल दीज डेटा एज अ गाइड फॉर फ्यूचर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर पेशेंट्स। तो इन सारे सैंपल्स को स्टडी करके, रिसर्च करके इनमें से फिर फ्यूचर में अगर कभी कोई हार्ट रिलेटेड डायग्नोसिस आता है या प्रोग्नोसिस आता है या ट्रीटमेंट का कोई मेथड डेराइव करना है तो वहां पे फिर ये सारा डेटा यूज किया जाएगा। सो दिस इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब कल का आपको सबको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट हुआ टोक्यो ओलंपिक्स में। नीरज चोपड़ा हैज़ वॉन द गोल्ड फॉर इंडिया इन द जैवलिन थ्रो। ये फर्स्ट ऑन ट्रैक फील्ड अवार्ड था सिंस द ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड एंड 1900 के बाद, यानी कि 121 सालों का पहला ये गोल्ड था जो कि हमको ऑन ट्रैक फील्ड किसी इवेंट में मिला हो, या कहना चाहिए जैवलिन थ्रो का ही आप बोल सकते हैं। सो दिस इज़ ग्रेट फॉर इंडिया एंड नीरज चोपड़ा हैज़ वॉन मेनी गोल्ड मेडल्स
फॉर एग्जांपल कॉमनवेल्थ का गोल्ड भी उनको मिला हुआ है, एशियन गेम्स का गोल्ड भी उनको मिला हुआ है ना, टोक्यो ओलंपिक्स का गोल्ड अब उनको मिल गया है। इसके अलावा जूनियर जो जैवलिन थ्रो है उसमें उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑलरेडी 86.48 का, तो जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं ये, एंड ये नेशनल रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा दूर जैवलिन थ्रो का भी रिकॉर्ड इन्हीं के पास है, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा हैज़ वॉन ऑल दीज थिंग्स एंड यस्टरडेज मैच वॉज अमेजिंग, काफ़ी अच्छा 87.58 आपको मीटर डिस्टेंस याद रख लीजिएगा, है ना, 87.58, क्योंकि अब ये जो डिस्टेंस है इसको हिस्ट्री में लोगों ने दर्ज कर लिया है। सीएसके ने अनाउंस किया जैसे कि 8758 नाम से एक टी शर्ट अलग से निकालेंगे वो, है ना, जर्सी नंबर 8758 नीरज चोपड़ा के लिए अलग से। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ मतलब याद करने लायक चीज़ है, तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। एंड इन द जैवलिन थ्रो ही हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल, एंड कल बजरंग पूनिया को भी ब्रॉन्ज मेडल मिला था। सो दिस इज़ आवर बेस्ट ओलंपिक कैंपेन टिल डेट। कल जब मैंने देखी थी लास्ट रैंकिंग इंडिया की, वो थी 47, सो अंडर 50 हम आ रहे हैं, दैट इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। 47 रैंकिंग अभी है एट प्रेजेंट, आज के बाद देखते हैं फाइनल रैंकिंग्स क्या रहती हैं, बट अभी स्टिल इंडिया इज़ एट 47 पोजीशन। अगली जो न्यूज़ है वो है गवर्नमेंट डिनाइज एग्जिस्टिंग ऑफ ऑक्सीजन कमेटी। तो यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया ऐसी कोई कमेटी हमने सेटअप नहीं की थी, ऑक्सीजन कमेटी सेटअप नहीं की थी जिसने कि मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई कोविड-19 के टाइम पे देखा हो। तो सेंटर जो है यूनियन जो है अभी भी यही कह रहा है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, है ना, एंड वी डिड नॉट फॉर्म एनी कमेटी लाइक दैट, ठीक है ना। गोल्ड की बात की, दैट वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू वॉच। आई होप यू पीपल हैव वॉच दैट मैच, है ना। काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे जब इंडिया जीतता है, तो भगवान करे इंडिया जीतता रहे, अगले ओलंपिक्स में हम और जीतें। एंसेस्ट्रल द्रविडियन टंग स्पोकन ऑन द इंडस वैली साइट्स। अब यहाँ पे इंडस वैली साइट्स में एक रिसर्च चल रही जिसमें उन्होंने ये पता किया है कि जो एंसेस्ट्रल द्रविडियन टंग है, एक्चुअली कुछ वर्ड्स हैं, जैसे एलिफेंट वर्ड जो है उसका जो एंसेस्ट्रल द्रविडियन है उसका पीरू से उसका कुछ लेना देना इन्होंने निकाला है। जो अलग अलग लैंग्वेजेस के टर्म्स हैं इंडस वैली में यूज़ होते थे, प्रोटो द्रविडियन एलिफेंट में पिलू, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, इट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम narrowly borrowed from पिलू विच इज़ अ प्रोटो द्रविडियन एलिफेंट वर्ड। तो प्रोटो द्रविडियन एलिफेंट वर्ड से ही जो एलिफेंट वर्ड है यहाँ पे पिरू यूज़ होता था। तो इसीलिए यहाँ इन्होंने कहा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहाँ पे कहना चाहिए कि प्रोटो द्रविडियन या एंसेस्ट्रल जो द्रविडियन है वो वर्ड्स के लैंग्वेज के वर्ड्स जो है वो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो ये मैंने आपको बता तो दिया, अब इसको बहुत ज़्यादा कोट मत करना, कहीं पे भी कोट मत करना, है ना, अनटिल अनलेस इट इज़ आस्क्ड इन द क्वेश्चन। हाँ, अगर प्रीलिम्स में आपसे पूछ लेता है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में, तब आप समझ जाइएगा कि ये क्वेश्चन यहीं से उठाया गया है और आपको उसमें यस मार्क करना है, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अलग से अपने से कोट अपने को नहीं करना है ये चीज़, जब तक आपको नहीं ना लगे कि हाँ इसके बिना आंसर पूरा नहीं होगा, अदरवाइज़ आप इसको अलग से कोट मत करिएगा। लेकिन अगर ये आपसे प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं क्वेश्चन इस तरीके के कि प्रोटो द्रविडियन या कहना चाहिए एंसेस्ट्रल द्रविडियन जो लैंग्वेज है वो यूज़ हुई है, तो आपको समझ कॉमन सेंस होना चाहिए कि वो जो वर्ड है, वो जो क्वेश्चन है वो यहीं से उठाया गया है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, ZSI गेट्स इट्स फर्स्ट विमेन डायरेक्टर। तो ZSI क्या है? ZSI है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब इनको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बहुत साल लग गए पहली विमेन डायरेक्टर लाने में, आई थिंक 105 साल लग गए, है ना। यस, दिस इज़ 105 ईयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूट, देखो लिखा भी हुआ है, क्योंकि 1916 में ZSI बना था, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1916 में ये कंट्री के फौना के लिए है, बेसिकली फौना के लिए है ना, एनिमल्स से रिलेटेड रहता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एंड इसका जो मेन याद रखिएगा कि जो इसका अभी भी हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है, इट इज़ लोकेटेड इन कोलकाता, एंड इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल जूलॉजिकल कलेक्शन रिपोजिटरी ऑल्सो एज पर द नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत इसको नेशनल जूलॉजिकल कलेक्शन या उसकी रिपोजिटरी भी डिक्लेयर किया गया है। 1916 का डेट याद रखना, 1916 का डेट वहाँ बना था ये, और 105 साल हो गए इस इंस्टीट्यूट को, दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। आगे की न्यूज़ देखते कौन से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लोकेशन ऑफ दारा शिकोह's ग्रेव स्टिल अ मिस्ट्री। अब दारा शिकोह की जो ग्रेव है वो अभी भी एक मिस्ट्री बन के रही है। एक्चुअली हुआ क्या था, अभी रिसेंटली किसी ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एक RTI प्ली डाली थी। उस RTI प्ली में उन्होंने ये पूछा था कि क्या आप लोगों ने दारा शिकोह की ग्रेव का पता लगा लिया कि नहीं। तो द आंसर विच केम फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज दैट नो, दे हैवंट फाउंड दैट, ठीक है ना।
अब देखो, दारा शिकोह की ग्रेव के लिए काफ़ी चीज़ें कही जाती हैं, काफ़ी धारणाएं ये हैं कि इट इज़ बिलीव्ड दैट इट इज़ इन द हुमायूंस टूम्ब। तो हुमायूंस टूम्ब में कई लोग इसको बोलते हैं कि ये है, बट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी तक इसका पता नहीं लगा पाए। एक्चुअली आलमगीर नामा नाम की एक किताब है, आलमगीर नामा, आप लोग नोट कर लीजिए। आलमगीर नामा इज़ अ बुक विच हैज़ बिन रिटन रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, ठीक है ना, औरंगजेब के लिए ही लिखी गई है आलमगीर नामा। और उसमें ये चीज़ मेंशन है कि दारा शिकोह जो है वो बरीड हुआ था विद एम्परर अकबर सन दनियाल एंड मुराद। तो आलमगीर नामा में ये चीज़ मेंशन है कि अकबर के बेटे दनियाल और मुराद के साथ उसको दफनाया गया था, ठीक है ना। बट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आर.एस. बिस्ट का कहना है कि ये देखो ऐसा है कि अगर इतना ही अच्छा होता औरंगज़ेब तो फिर वो इस तरीके से मार करके उनको पूरे शहर में परेड नहीं करवाता, उसकी जो उनकी लाश थी उसका पूरा परेड नहीं करवाता दारा शिकोह का। तो ही वॉज नॉट दैट गुड। लेकिन हाँ, आलमगीर नामा चूँकि लिखी गई है उनके कोर्ट पोएट के द्वारा, कोर्ट हिस्टोरियन के द्वारा, इस कारण से उन्होंने उसको अच्छे लाइट में दिखाने की कोशिश की है। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। दारा शिकोह का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी रहा है इंडिया की हिस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा हो कि वेस्ट को जो उपनिषद अवेलेबल कराए गए हैं वो दारा शिकोह ने कन्वर्ट किए थे लैंग्वेज में। एक्चुअली दारा शिकोह is the one who was responsible for making the Upanishads available to the West as he has translated them। तो उपनिषद का जो ट्रांसलेशन है वो दारा शिकोह ने ही किया था। थोड़ा सा मैंने भी अलग से कुछ फैक्ट्स निकाल के रखे हैं तो मैं आपको वो बताता हूँ। दारा शिकोह को पादशाह ज़ादाए बुजुर्ग मर्तबा कहा जाता था। द टाइटल विच वॉज गिवन टू दारा शिकोह वॉज द पादशाह ज़ादाए बुजुर्ग मर्तबा, यानी प्रिंस ऑफ हाई रैंक इनको कहा जाता था। देन ही वॉज लिबरल एंड ही वॉज अपोज्ड टू द मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स, मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट भी थे वो। एंड ही वॉज अपोज्ड टू ऑर्थोडॉक्स औरंगजेब एज वेल। एंड इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज। कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज एक्चुअली में उन्होंने लिखी है ऑन द हार्मनी ऑफ सूफी फिलोसफी इन इस्लाम एंड वेदांत फिलोसफी इन हिंदुइज्म। तो उन्होंने द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज नाम की किताब जो लिखी है, दैट वाज रिटन एक्चुअली फॉर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सूफी फिलोसफी इन इस्लाम एंड वेदांत फिलोसफी इन हिंदुइज्म। सो दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। दारा शिकोह को डिफीट किया था औरंगजेब ने एंड मुराद ने ड्यूरिंग द बैटल ऑफ समूगढ़। याद रखिएगा, समूगढ़ का जो बैटल था, in the battle of Samugad he was defeated, and Samugad is located 13 किलोमीटर from आगरा। एंड 1658 में ये बैटल हुआ था, बैटल ऑफ समूगढ़, जिसमें ये डिफीट हुआ थे दारा शिकोह। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड अफगान सिटी फॉल्स इनटू द तालिबान हैंड्स। अब कल मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट अफगान सिटी जो थी जरांज की, वो फॉल हुई थी इनटू द तालिबान हैंड। नाउ दिस इज द सेकंड सिटी एंड तालिबान मिलिटेंट्स इंटर्ड द कैपिटल ऑफ नदर्न अफगानिस्तान जवजान प्रोविंस। तो याद रखिएगा लोकेशन कौन सी है, जवजान प्रोविंस है ऑन द दिस इज द सिटी विच हैज़ बीन कैप्चर्ड बाय द तालिबान नाउ। तो तालिबान अब मिलिटेंसी पर उतर आया है पूरी तरीके से, जैसा सीरिया में और इराक में हो रहा था ना, उस तरीके से ही अब यहाँ पे समझ लिया अफगानिस्तान में भी वही चीज़ हो रही है। नाउ दे आर कैप्चरिंग वन बाय वन, बिट बाय बिट, एंड दे आर रिमूविंग द फ्लैश ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम द इंटायर अफगानिस्तान लाइक दिस ओनली, ठीक है ना। तो दिस इज हैपनिंग नाउ एंड आई होप द अमेरिका इज हैप्पी नाउ व्हाट दे हैव डन टू अफगानिस्तान, है ना। आगे मूव करते हैं, एज इंपॉर्टेंट है ग्रीस में काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स हैं। तो मैंने अभी आपको लास्ट टाइम भी न्यूज़ बताई थी, ग्रीस में काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं। तो ये रीजन याद रखिएगा, जो यूरोपियन रीजन है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स जो हैं वो इमर्ज हुए हैं, ठीक है ना। आगे मूव करते देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लद्दाख ग्लेशियर रिट्रीट ड्यू टू वार्मिंग, लो विंटर प्रेसिपिटेशन। तो वार्मिंग के कारण लद्दाख का जो ग्लेशियर वो रिट्रीट कर रहा है एंड लो विंटर प्रेसिपिटेशन। दो रीजंस हैं, एक तो वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग आप बता सकते हैं, टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है। दूसरा लो विंटर प्रेसिपिटेशन, विंटर में जो रेन होनी चाहिए थी वो भी नहीं हो पा रही। तो जब पानी नहीं रहेगा तो बर्फ़ कहाँ से बनेगी, है ना। और ये कहाँ की बात हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पेंसीलुंगपा ग्लेशियर की। पेंसीलुंगपा ग्लेशियर विच इज लोकेटेड इन लद्दाख ज़ंस्कर वैली इज रिट्रीटिंग ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन प्रेसिपिटेशन। दो रीजन है, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन प्रेसिपिटेशन। और ये नाम याद रखिएगा, पेंसीलुंगपा ग्लेशियर विच इज लोकेटेड इन द लद्दाख ज़ंस्कर वैली, पेंसीलुंगपा,
ठीक है ना। अब यहाँ पे एक्चुअली जो स्टडी हो रही है वो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में है, विच इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जो है वो देहरादून में है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है विच इज़ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो स्टडी कर रहा है ये ग्लेशियोलॉजी के रिगार्डिंग। तो ग्लेशियोलॉजी क्या होती है? हेल्थ ऑफ द ग्लेशियर। याद रखिए, ग्लेशियर हेल्थ की रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको ग्लेशियोलॉजी बोलते हैं। दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पे एक्चुअली में उन्होंने जो स्टडी की है वो एक टेक्निक होती है जिसको स्टेक नेटवर्किंग बोलते हैं। स्टेक नेटवर्किंग के हिसाब से ये स्टडी की गई है। स्टेक नेटवर्किंग में करते क्या है, स्टेक इज मेड आउट ऑफ बैम्बू स्टेक बनाते हैं एंड दैट इज इंस्टॉल्ड इन द ग्लेशियल सरफेस। फिर ग्लेशियर सरफेस में उसको डालते हैं। तो स्टेक नेटवर्किंग में होता क्या है कि पहले क्या बनता है, पहले बनता है एक बैम्बू स्टेक एंड देन उस बैम्बू स्टेक का यूज किया जाता है ग्लेशियर में, उसको सरफेस में ड्रिल किया जाता है ना, और फिर उसका बैलेंस मेजरमेंट किया जाता है। तो स्टेक नेटवर्किंग में क्या होता है, बैम्बू स्टेक बनाई गई, फिर उसको कहाँ गाड़ दिया गया, उसको गाड़ दिया गया, इंस्टॉल कर दिया गया बर्फ में, और उसके थ्रू फिर बैम्बू बैलेंस के थ्रू बैलेंसिंग और बैलेंस मेजरमेंट किया जाता है। फिर उससे पता चलता है कि रिट्रीट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स, है ना। न्यू टेक्निक टू स्टडी अल्ट्रा स्मॉल पार्टिकल्स इन सेल। तो अल्ट्रा स्मॉल पार्टिकल्स इन सेल को स्टडी करने के लिए नई टेक्नोलॉजी बनाई गई है। आई थिंक आईआईटी मद्रास और आइजर कलकत्ता ने इसको बनाया है। एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द टूल। एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द टूल टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्स इन अ मीडियम। अगर आपको किसी मीडियम में एलिमेंट्स का पता करना है तो आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करेंगे। ये चीज याद रख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। यूपीएससी एक जस्ट एक पॉइंट बना करके दे देगा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड टू मेजर द इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्स इन अ मीडियम, है ना। दे कैन आस्क यू लाइक दिस। सो दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। एंड इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, एब्स क्राइटेरियन, अबे क्राइटेरियन या एब क्राइटेरियन, जो भी आप पढ़ें इसको स्पेलिंग याद रखना, ABBE। तो एब क्राइटेरियन जो है इट सेट्स अ नेचुरल लिमिट ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग स्टडीड। तो जो ऑब्जेक्ट आप स्टडी कर रहे हैं उसकी साइज को लिमिट करने का क्राइटेरिया है। इसका ये कहना है कि द साइज ऑफ द ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जर्वेशन में ऑब्जेक्ट है उसका साइज हैज टू बी एट लीस्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट बीइंग शोन ऑन इट। तो क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो यूज होता है वो लाइट यूज होती है ना, लाइट पास कराई जाती है। तो इनका एब क्राइटेरियन ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसका जो साइज है दैट शुड बी एट लीस्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट बीइंग शोन। मतलब जो लाइट उसके ऊपर डाली जा रही है उसके वेवलेंथ के ऑर्डर की ही होनी चाहिए उसकी साइज, उससे बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, वाई इज रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स बीइंग स्क्रैप्ड। तो अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने एक नया बिल पास करने के लिए इंट्रोड्यूस किया है, टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल, जिसके थ्रू उन्होंने 2012 के जो एक्ट में चेंज किए गए थे 2012 में, जिसमें उन्होंने प्रणब मुखर्जी ने ये कहा था कि रिट्रोस्पेक्टिव जो अरेंजमेंट्स हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा। एक्चुअली हुआ क्या था कि 2007 में वोडाफोन ने हांगकांग बेस्ड हचिसन पाओ से हचिसन एसआर के जो स्टेक्स हैं वो बाय सेल किए थे। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ था ये उन्होंने केमैन आइलैंड में कर दिया था। अब केमैन आइलैंड आप सबको पता होगा कि एक टैक्स हेवन है जहाँ पे टैक्स नहीं लगता। तो ये ट्रांजैक्शन उन्होंने वहाँ किया और फिर जब यहाँ पे इंडिया में इसका यूज़ करने लगे तो 2012 में प्रणब मुखर्जी जो बिल लेकर आए उन्होंने कहा कि भैया आप इस तरीके के जो ट्रांजैक्शंस हैं अगर आप ऐसे टैक्स हेवन्स में करते हो और पुरानी डेट में कर रहे हो तो भी आपके ऊपर टैक्स लगेगा। तो फिर जब ये चेंज आया तो वोडाफोन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लाइबिलिटी आ गई, लगभग 20,000 करोड़ की टैक्स लाइबिलिटी आ गई थी, है ना। सेम केयर्न एनर्जी ग्रुप जो ब्रिटिश कंपनी केयर्न है उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो कुल मिलाकर के ये लोग टैक्स चोरी करने के लिए दूसरी जगह जाते थे एंड पुराने जो ट्रांजैक्शंस थे उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया था 2012 में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हुई, बाकी जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस हैं उनकी रूलिंग हुई और वो सारे रूलिंग इन्हीं के फेवर में जा रहा था कि नहीं भैया रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन आप नहीं कर सकते। तो फाइनली अब इस चीज़ को हटाया ही जा रहा है। रिट्रोस्पेक्टिविटी यानी कि 2012 मई के पहले, मई 2012 के पहले जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनके ऊपर अब रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं लगाया जा सकता इस तरीके के ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, अदरवाइज लगाया जा सकता है, ठीक है ना। अगला जो है वो है पासपोर्ट रिजेक्शन किन किन चीज़ों से हो सकता है। तो अंडर सेक्शन 6
2 अंडर सेक्शन 6(2) ऑफ द इंडियन पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967। याद रखिएगा, दो फैक्ट इसमें मैंने आपको बता दिए कि इंडियन पासपोर्ट एक्ट कब का आया है, 1967 का आया है। इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1967 का सेक्शन 6(2) बोलता है कि पासपोर्ट अथॉरिटी कैन रिफ्यूज टू इशू अ पासपोर्ट फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, जैसे कि एप्लीकेंट बीइंग नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर एप्लीकेंट सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है। दूसरा, एप्लीकेंट मे इंगेज आउटसाइड इंडिया इन एक्टिविटीज प्रीजुडिशियल टू द कंट्री सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। तीसरा, एप्लीकेंट्स डिपार्चर में बी डेट्रीमेंटल टू द कंट्री सिक्योरिटी। चौथा, पर्सन्स प्रेजेंस अब्रॉड में प्रिजुडाइज इंडियाज फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन कंट्री। ठीक है ना, तो ये कुछ रीजंस हैं जिनके कारण आपको पासपोर्ट दिया जाने से मना किया जा सकता है। ठीक है ना, रिफ्यूजल ऑफ पासपोर्ट में ऑल्सो भी रिलेटेड टू कन्विक्शन ऑन एनी ऑफेंस। अगर किसी व्यक्ति का कन्विक्शन हुआ है ऑफेंस में मॉरल टर्पिट्यूड के कारण विद अ सेंटेंस नॉट लेस देन 2 years इन द 5 years प्रीसीडिंग टाइम, मतलब पिछले 5 सालों के 2 साल अगर आपने पनिशमेंट झेली है तो भी आपको मना किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी रिफ्यूज्ड इफ एनी प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग इन द क्रिमिनल कोर्ट अगेंस्ट द एप्लीकेंट। अगर क्रिमिनल कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है तो भी आपको मना किया जा सकता है। लेकिन अब जब ये मना किया जा सकता है तो इसमें काफ़ी लोगों ने इसमें विवाद किया, क्योंकि क्या होता था, पॉलिटिशियंस के ऊपर ही बहुत सारे केस रहते थे पेंडिंग और वो जा नहीं पाते थे। तो इसमें उन्होंने ये कहा कि अगर कोर्ट लिखित में दे दे, इफ़ द कोर्ट गिव्स इन रिटन दैट हाँ इस व्यक्ति को भेजा जा सकता है विदेश और इसके जाने से कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको पासपोर्ट दिया जा सकता है। ठीक है ना, काफ़ी इसका मतलब कि अपोज भी किया है। प्रशांत भूषण का ये कहना है कि भैया आप केसेस के बीच में डिफरेंशिएट तो करो पहले कि कौन सा पेटी केस है, कौन सा सीरियस केस है, कौन सा बेलेबल ऑफेंस है, कौन सा नॉन बेलेबल ऑफेंस है। आप तो बस देखते हो कि केस पेंडिंग है और आपने मना कर दिया पासपोर्ट देने से। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, सिमोन बाइल्स के बारे में आ रही है, जो उन्होंने कि विड्रॉ कर लिया फ्रॉम द टोक्यो ओलंपिक्स। जिम्नास्ट है वहाँ की ये सिमोन बाइल्स। तो ऑथर ने यहाँ पे ये कही कि ये डिप्रेशन और मेंटल ब्लॉकेज ऐसी चीज़ है जिससे लोग अपना बेस्ट नहीं परफॉर्म कर पाते। स्पेशली जो एथलीट्स होते हैं और जो इस तरीके के जिम्नास्ट होते हैं उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मेंटल बैलेंस बना रहे, क्योंकि दे हैव टू स्टैंड ऑन देयर फीट और ये बहुत टफ होता है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने नाम दिया है जैसे कि प्रोदुनोवा वॉल्ट का। तो ये जो प्रोदुनोवा वॉल्ट होती है ना, बहुत टफ इसकी लैंडिंग होती है। दीपा कर्मकर ने इसको रियो डी जेनेरो गेम्स में अटेम्प्ट किया था और इसको करेक्टली किया भी था। तो शी इज़ मतलब बहुत रेयर लोग हैं जिन्होंने कि प्रोदुनोवा वॉल्ट को सक्सेसफुली किया है। दीपा कर्मकार ने भी रियो डी जेनेरो गेम्स 2016 में इस चीज़ को किया था। इसको वॉल्ट ऑफ डेथ भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द वॉल्ट ऑफ डेथ, प्रोदुनोवा वॉल्ट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। और यहाँ पे एक टर्म ट्विस्टीज नाम का एक टर्म यहाँ पे ऑथर ने दिया है। ट्विस्टीज एक ऐसी कंडीशन है कि जब एथलीट एयर में रहता है, सपोज उन्होंने जंप किया, नाउ इट इज़ इन द एथलीट इज़ इन एयर और वहाँ से वो टर्न ले रहा है, ट्विस्ट ले रहा है, तो ऐसे में एथलीट कई बार मेंटल ब्लॉकेज के कारण ये नहीं समझ पाता कि वो कहाँ लैंड कर रहा है, ग्राउंड में लैंड करने वाला है या कहाँ पे लैंड करना। तो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। और एक ये डिस्ट्रेस कॉल जैसा होता है, क्योंकि इसमें अगर आपने लैंडिंग की तो आपकी स्पाइनल इंजरी से लेकर के एंकल इंजरी, एंकल ब्रेकेज कुछ भी हो सकता है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर दे आर इंपॉर्टेंट एंड ये सारे टर्म्स यहाँ पे मेंशन थे। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। और एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूं, जो नीरज चोपड़ा के कोच हैं हॉर्न, तो जो ये यूवे हॉर्न है, ही इज़ रिटायर्ड, ही इज़ अ रिटायर्ड जर्मन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट एंड ही इज़ द ओनली एथलीट टू थ्रो अ जैवलिन 100 मीटर्स और मोर। याद रखेगा, ही इज़ द ओनली एथलीट टू थ्रो अ जैवलिन 100 मीटर्स और मोर। यूवे हॉर्न इनका नाम है एंड दैट इज़ अ इटर्नल वर्ल्ड रिकॉर्ड। इटर्नल क्यों है? क्योंकि 1986 के पहले इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था और 1986 में जैवलिन का डिज़ाइन जो है वो चेंज कर दिया गया था। तो जिस जैवलिन से इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था वो जैवलिन अब दोबारा यूज़ हो नहीं सकता एंड दैट इज़ वाई इट इज़ एन इटर्नल रिकॉर्ड। अब आप ये सोच रहे हैं कि क्या चेंज किया गया होगा डिज़ाइन में, तो बस कुछ नहीं किया। जैवलिन में एक्चुअली सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक पॉइंट होता है, तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट को 4 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट किया गया था 1986 में। एक्चुअली क्या होता था, पहले जब जैवलिन फेंका जाता था ना तो वो लैंडिंग कई बार गलत हो जाती थी और कई बार वो नीचे गिर जाता था, मतलब उसमें धंसता नहीं था अंदर बिकॉज ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट। तो इस चीज़ को चेंज किया गया था 1986 में 4 सेंटीमीटर आगे करके एंड दैट इज़ वाई यूवे हॉर्न्स रिकॉर्ड इज इटर्नल फॉर लाइफ 100 मीटर और मोर। ठीक है ना, दैट इज द थिंग। दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।